आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर एक खास प्रोग्राम। मैं हूं अली सरदार जाफरी और हम आज शामिल हो रहे हैं बिहार के सिलसिले में, जहां पे चुनाव का एक बिगुल बज चुका है। तमाम भीड़, जन सैलाब इकट्ठा है। उसी रिपोर्ट से मुताल्लिक कुछ बातें करेंगे, कुछ हमारे मेहमान साथ में रहेंगे। अभी हमारे साथ मेहमान जो आने वाले हैं उनमें जनाब फजील अहमद साहब, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और साथ में उनके हैं साजिद, मौलाना साजिद रशीदी साहब, जो AIIA के प्रेसिडेंट हैं। तो हम दोनों से बातें करेंगे और बात देखते हैं ये कि इनके अपने तासुरात बिहार चुनाव को लेकर के क्या है। जैसे कि अभी राहुल गांधी ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी थी, उसमें ये जिक्र किया था कि जो है हमारे साथ ये हुआ है कि अगर ये सारे जितने भी दस्तावेज उन्होंने पेश किए हैं, अगर चोरी ना होती तो यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब फजील अहमद साहब, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, रशीदी साहब। तो फजील साहब आ चुके हैं। मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा इस सिलसिले में कि मौजूदा हालत में आपको क्या लगता है कि इसमें मतलब क्या बिहार की मजबूती कहाँ तक दिख रही है आपको? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में जो बीजेपी ने नारा दिया था कि अब की बार 400 के पार, लेकिन पूरे देश ने मिलकर उनको 240 में सिमटा दिया। और ऐसे में जब पूरे देश में बहुत अच्छा प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का था, तो बिहार में इतना कमजोर प्रदर्शन किए हुआ, ये भी एक रिसर्च का विषय था। सभी इंडिया गठबंधन के ज्यादातर आरजेडी या कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर, सभी लोगों ने इस पर बहुत आत्म मंथन किया कि जब पूरे देश में हमारी इतनी बड़ी संख्या में मेजॉरिटी आई, तो आखिर क्या कारण रहा कि बिहार से हम चूक गए। देखिए, अगर बिहार और उड़ीसा, इंडिया गठबंधन ने अगर इन दो स्टेट पर ध्यान दिया होता तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन 300 के पार चला गया होता। और दूसरी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के लोगों के एक अंदर से ये भी था कि उनको ये अंदाजा नहीं था कि जनता इतना इनसे खिलाफ है, क्योंकि ये पूरा चुनाव आयोग और सारी एजेंसियां इनके हाथ में है। तो इंडिया गठबंधन के लोग थोड़ा होपलेस से दिख रहे थे मुझे। लेकिन जनता में अंडर करंट इतना तगड़ा था, और किन कारणों से बीजेपी जीती अब तो दुनिया के सामने आ गया। सबने देख लिया वोट चोरी कैसे हुई, कैसे वोटर लिस्ट में क्या क्या हुआ। लेकिन बिहार में एक नई चीज हुई कि आरजेडी जो पिछड़ों की राजनीति करती है, मुसलमानों की राजनीति करती है, पर अन्य पिछड़ा और दलित, ये दो वोट जो है आरजेडी के साथ नहीं जुड़ पाता है। उसका कारण है कि उनकी एक नेशनल मीडिया से यादव मुसलमान माई का करके उन्होंने जो एक समीकरण अपना बना दिया, उससे वो निकल नहीं पा रहे। इसीलिए राहुल गांधी ने इस पूरी बात को समझते हुए पूरे बिहार की कमान देखिए अपने हाथ में ले ली। कांग्रेस में आने के लिए ना तो शेड्यूल कास्ट को कोई प्रॉब्लम है, दूसरे अन्य पिछड़ी जातियों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और संविधान बचाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। तो इससे ये बात होती है कि भाई देश में संविधान तो खतरे में है ही। तो राहुल गांधी जिस तरह से बिहार घूम रहे हैं, और तेजस्वी उनके मतलब बाएं बाजू के साथी बन चुके हैं, मेन स्ट्रीम में इस वक्त राहुल गांधी चल रहे बिहार के अंदर, और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बिहार को लीड कर रही है, ऐसा जो मैंने महसूस किया। और ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, और आरजेडी का बहुत बड़ा बड़प्पन भी मैं मानता हूं कि वो अपने को बैक करके राहुल गांधी और कांग्रेस को आगे कर दी। ये इससे पहले लालू जी के समय में कभी ऐसा नहीं होता था। लेकिन तेजस्वी ने एक बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए जिस तरह से बिहार के अंदर अलग कर दिया है कांग्रेस को मेन स्ट्रीम में ले आए, उसकी वजह से जन सैलाब जो उमड़ रहा है वो सिर्फ जन सैलाब नहीं है। मैं बिहार की राजनीति करता हूं, ये काफी असर दिखाएगा और इसका रिजल्ट चुनाव में आएगा। दूसरी तरफ बीजेपी का जो पत्ता साफ करने वाला सोच है, जो 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 टीम है, वो प्रशांत किशोर ने एक बात तो सच है कि अपनी मेहनत से या अपने प्रचार प्रसार से या पेड वर्कर से, जैसे भी हो, उन्होंने अपने ग्राम सभा तक के वर्कर्स को खड़ा कर दिया, एक बूथ कमेटी की टीम खड़ी कर दी। प्रशांत किशोर काफी हद तक बीजेपी को डैमेज करेंगे, ये पूरा बिहार जान चुका है। जितना ओवैसी साहब कांग्रेस को डैमेज कर सकते थे या करेंगे या करते थे, उससे कहीं ज्यादा इससे कहीं ज्यादा बीजेपी को डैमेज प्रशांत किशोर करेंगे।
इसलिए जो बीजेपी बार बार मुस्लिम संगठनों को आगे बढ़ाना, मुसलमानों का ध्रुवीकरण करना, एक तरफ हिंदू का ध्रुवीकरण करना, दूसरी तरफ मुस्लिम नेताओं को प्रमोट करके उनके साथ मुसलमानों का ध्रुवीकरण कराने का जो खेल बीजेपी रचती थी, इस बार वो बिहार में फंसती नजर आ रही है। क्योंकि देखिए मैं आसाम में 20 सेकंड और लूंगा। आसाम के अंदर हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस के लीडर थे और उन्होंने वहां यूडीएफ खड़ी करा दी। बदरुद्दीन अजमल साहब से उन्होंने बहुत अंदरूनी दोस्ती है इन लोगों में, और बदरुद्दीन अजमल साहब को खड़ा करके पूरा यूडीएफ खड़ा करा दिया, जिसके चलते वहां बीजेपी आ गई आसाम में, नहीं तो कांग्रेस नहीं जाती। अगर मुसलमानों का वोट जब भी डाइवर्ट थोड़ा सा भी होता है तो इसका फायदा सीधे बीजेपी लेती है, और बीजेपी यही पॉलिटिक्स लगातार पिछले 20 साल से कर रही है, लेकिन ये पॉलिटिक्स भी अब उनके खिलाफ जा रही है। अब उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि हर जगह प्रशांत किशोर जैसे लोग खड़े हो रहे हैं। जी, मेरा एक सवाल ये था कि जैसे पिछली बार अब की बार मोदी सरकार था, और जाहिर सी बात है कि मोदी के चेहरे पे हमेशा, जहाँ मोदी जी के चेहरे पे हमेशा कहा गया कि इलेक्शन बीजेपी जीत जाती है। आपको क्या लगता है कि बिहार कोई ऐसी, मतलब ये फिर अब की बार मोदी सरकार का नारा होगा या फिर कोई नई शक्ल सामने आ सकती है? देखिए, केंद्र का मामला अलग होता है, राज्य का मामला अलग होता है। अब की बार मोदी सरकार, ये सब पिछले 15 साल से लोग देख चुके, बुरा हाल कर दिया देश का। जो बहुत मोदी भक्त थे, अब अंधभक्त खत्म हो गए, अब पेट भक्त बचे हैं बस, ये जान लीजिए आप। जो बीजेपी के अंधभक्त थे वो माइनस कर दीजिए, अब वो लोग सबको मालूम हो चुका है। एक बनारस में एक लड़का ट्विटर पर मैंने उसको देखा, जब कोरोना में टाइम में उसको सांस नहीं आ रही थी, तब उसने रो रो करके ट्विटर पर भाजपा के नेताओं से निवेदन किया। उसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा। समझ रहे आप? उसी लड़के ने, और अपना ट्वीट को उसने दूसरे ट्वीट के साथ, जब उसको सिलेंडर नहीं मिल रहा था तो उसने उस ट्वीट को टैग करते हुए माफी मांगा कि मेरी ये भूल थी, आज मुझे बीजेपी का चेहरा सामने आ गया, मैं दिन रात बीजेपी के लिए मेहनत किया, लेकिन मेरी सांसें अब रुकने वाली हैं, और मुझे एक सिलेंडर जो है कोई नहीं उपलब्ध करा रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई फोन नहीं कर रहा है। उसके बाद उसने माफी मांगा और कहा कि दोस्तों मेरी पल्स जो है 60 या 65 हो गई है, अब ज्यादा कुछ मिनटों का मैं मेहमान हूं, मेरा आखिरी सलाह, वो मेरी गलतियों को माफ कीजिएगा। ऐसा करके, ये एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे लाखों लाख उदाहरण देश भर में अगर आप देखेंगे तो मिल जाएंगे। अंधभक्त खत्म हो चुके हैं, केवल अब पेट भक्त बच चुके हैं, जो एक ट्वीट पर 5 रुपया, लाइक कमेंट करने पर 2 रुपया जो शेयर लेते हैं, वही लोग बचे हुए हैं, बाकी सब खत्म हो गए। जी, मैं एक सवाल मेरे जहन में कि इससे पहले भी देखा गया था, अखिलेश यादव के साथ राहुल जी का एक गठबंधन हुआ था पिछले वक्त में। हिस्ट्री में थोड़ा सा जहन दौड़ाएं तो आपको याद है, जाहिर सी बात आपके सामने होगा। अभी फिर ये तेजस्वी यादव के साथ हुआ है, तो तब के राहुल गांधी में और अब के राहुल गांधी में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? देखिए, बहुत ज्यादा सीटें जो कांग्रेस जीती है, सपा और कांग्रेस का गठबंधन, ये इसी गठबंधन का तो फायदा है। राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस काफी जीती यूपी के अंदर, 60 से। दूसरी बात, 2014 और 2019 के बाद राहुल गांधी ने आधा देश घूम दिया पैदल, उसी का परिणाम था कि 2040 में सिमट गए ये लोग। फायदा तो हुआ है। और अभी नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले के बाद वो कश्मीर नहीं गए, विदेश में थे, विदेश से सीधे और बिहार चले गए। उसके बाद उन्होंने बिहार में रोड शो भी किया, भीड़ बिल्कुल नहीं थी, कार्यक्रमों में भीड़ बिल्कुल नहीं थी, और नीतीश कुमार के चलते तो काफी वोट बीजेपी ले लेती थी मुसलमानों का, क्योंकि जहां जहां नीतीश की पार्टी लड़ती थी चुनाव, वहां पे मुसलमान नीतीश को वोट कर देता था, क्योंकि वहां नीतीश कुमार जब से सरकार में है, बीजेपी का एजेंडा नहीं चल पाया। कई दंगे भड़काने की कोशिश किया बीजेपी ने, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाया नीतीश कुमार की वजह से। देखिए, वोटर लिस्ट का भी एक बहुत बड़ा रोल है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। जी, मैं पर्सनली इस बात से, जब कुरैशी साहब चीफ इलेक्शन कमीशन थे, जी, तब हम लोग उनसे मिल करके वोटर लिस्ट पर हम लोगों ने बहुत काम किया,
और उन्होंने भी बहुत, देखिए सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है जी। कुरैशी साहब ने एक बहुत अच्छा काम क्या कर दिया, मैं बताऊं आपको। पहले इलेक्शन से 6 महीना पहले वोटर लिस्ट खुलता था और उस दौरान इलेक्शन से 6 महीना पहले फॉर्म 6 भरने या वोट को जोड़ने घटाने का प्रोविजन सिर्फ 6 महीना पहले रहता था। इसके चलते मुसलमानों में इंटरेस्ट नहीं आता था। तो कुरैशी साहब जब चीफ इलेक्शन कमीशन हुए, उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया कि 24 घंटे 365 दिन कोई भी व्यक्ति नाम जुड़वा जी। सकता है, नाम कटवा सकता है। अब ये साइट 24 घंटे ओपन रहती है, कभी भी फॉर्म 6 आप भर सकते हैं, कभी भी आप नाम कटवा सकते हैं। जी। इसकी वजह से, और 2002 में बीजेपी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, बहुत हल्ला गुल्ला मचा, बहुत विकास कर दिया, बहुत विकास कर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उस वक्त चुनाव लड़ा था एमएलए का 2007 में 2002 में, मतलब बीजेपी 2000, 5000, 3000 वोट पाती थी। जो मंत्री लोग थे वो 5000 से ऊपर कोई गया नहीं। परिस्थितियां देखिए, जनता वो जमाना नहीं रहा पहले वाला। अब लोग बहुत जागरूक हो गए और सबको पता है कि हमारी जिंदगी की हर चीज सरकार से जुड़ी है। पहले के लोग सोचते थे कि सरकार माने कुछ नहीं होता है लेकिन आज ये हर आदमी, हम लोग जब छोटे थे तो किसी मुसलमान में खास करके जब कोई राजनीति करता था तो लोग कहते थे घर वाले गरीब तो आवारा हो गया है, नेतागिरी कर रहा है। लेकिन आज के मुसलमान भी, हम लोग बचपन में भी इस बात को फेस किए हैं, लेकिन आज लोग खुश होते हैं कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति राजनीति में जा रहा है, राजनीति कर रहा है। बस ये है कि थोड़ा इस्लामिक तौर तरीके से दलाली वलाली नहीं करना है, ये सब थोड़ा ख्याल रखना है। लेकिन आज मुसलमान खुश होता है, अपने बच्चों को राजनीति में आगे बढ़ा रहा है, खुश होता है कि हाँ हमारे बच्चे राजनीति में आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब से गुजरात के सीएम चेहरा बने, देखिए नरेंद्र मोदी जी पहले मुख्यमंत्री बने बिना इलेक्शन लड़े, उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ। जब इलेक्शन हुआ तो उन्होंने एक नया प्रयोग किया कि वोटर लिस्ट में जैसे मान लीजिए नाम हटना है, कोई मर गया, कोई चला गया शहर छोड़ के, उसका नाम हटना है, तो उसमें 10% या 20% का नाम काटना होता था। उसका फायदा उठा करके गुजरात के अंदर सबसे पहले क्या किया गया कि मुसलमानों का वोटर लिस्ट से नाम ही गायब कर दिया गया 50%, क्योंकि वहां राजनीति में कोई मुसलमान था नहीं और कांग्रेस को कोई चिंता थी नहीं, इसलिए गुजरात में सबसे पहले नरेंद्र मोदी सक्सेस हो गए। पहला इलेक्शन वो जीते, उसमें मायावती जी बीजेपी की तरफ से कैंपेन करने गई, मुलायम सिंह यादव जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया और मुसलमानों का नाम काट दिया। अब वोटर लिस्ट के बारे में एक बहुत बड़ी सच्चाई शायद सबको पता होगी कि केंद्रीय चुनाव की वोटर लिस्ट अलग होती है और म्युनिसिपल कारपोरेशन ग्राम पंचायत की एक अलग वोटर लिस्ट होती है। उन्होंने जब केंद्रीय चुनाव वोटर लिस्ट में नाम जहां मुसलमानों का कटवा दिया, और वहीं स्टेट के इलेक्शन में जब राज्य सरकार का जो चुनाव आयुक्त होता है, काउंसलर हो या प्रधान हो, उनको बढ़वा दिया वोटर लिस्ट में नाम मुसलमानों का। उस वोटर लिस्ट में मुसलमानों का नाम ज्यादा करवा दिया, उसका फायदा। और क्या किया कि अहमदाबाद जैसे शहर में 70 से ज्यादा म्युनिसिपल कारपोरेशन के टिकट्स मुसलमानों को दिए गए। ये सोचिए आप, ये शायद बात किसी को नहीं पता होगी। अहमदाबाद जैसे क्षेत्र में जहां मुसलमान हैं, 70 से ज्यादा टिकट, टोटल बिहार में 280 टिकट मुसलमानों को दिए गए और ज्यादातर जीत के आ गए। उनको उलझा दिया कहां, काउंसलर के इलेक्शन में। और जो बात ये उठाना चाहिए था लोगों को कि भाई हमारी केंद्रीय चुनाव आयोग की जो लिस्ट है उससे नाम काटे गए, तो नाम काटे गए, तो जब ये जीत के आ गए तो बात मैनेज हो गई ना कि भाई नाम कटे होते थे, ये जीत के कहां से आते हैं। आम आदमी को तो पता नहीं कि 2 वोटर लिस्ट होती है देश में। ये एक बहुत बड़ा। उसके बाद दूसरी बार मैं खुद समाजवादी पार्टी में था उस वक्त, और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी 40% मुसलमानों के नाम काट दिए गए उत्तर प्रदेश से 2007 के इलेक्शन। मैंने इस पर कम से कम बलिया से लेकर बनारस तक 10 मीटिंग किया, पब्लिक मीटिंग किया मैंने, और लगातार जब ऐसा बाकायदा कुरैशी साहब ने बहुत मदद की हम लोग की वोटर लिस्ट को देने में। और वहां पे उस वक्त वोटर लिस्ट ऑनलाइन नहीं होती थी, ऑफलाइन होती थी। वोटर लिस्ट खरीदने का 16,000 से 20,000 रुपए तक एक विधानसभा का लिस्ट खरीदने के लिए आपको मिलता था। लेकिन कुरैशी साहब ने इतनी मदद की
कि आपको लिस्ट वहीं अप्रूव दे दिया कि आप वहीं ऑफिस में बैठ करके उसको सर्वे कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा, और हाई कोर्ट के वकील, जिला के न्यायालय के करीब 400-500 की टीम बनी थी, उसमें एक मैं भी था, और वहीं वोटर लिस्ट गिनी जाती थी चुनाव आयोग के दफ्तर में बैठ करके। एक एक विधानसभा में 10-10 हजार मुसलमानों के नाम कम मिलते थे। 2007 में मुलायम सिंह यादव हार गए चुनाव, और इसी वजह से हार गए। ये प्रतिक्रिया जो है, जो अभी मतलब ये कारकर्दगी थी, यानी कि अभी तक ये जारी है। अच्छा, एक सवाल बस लास्ट अब में तो देखिए, एक मिनट जरा इसको और क्लियर कर दें। अब तो और ज्यादा जारी है। कैसे जारी है कि आप सोचिए कि ये कहते हैं कि वोटर लिस्ट किसी स्मार्टफोन से नहीं जुड़ा है, ना वो इंटरनेट से जुड़ा है। सही है आपकी बात, हम मानते हैं। एक जो छोटा वाला फोन आता है 1500 वाला, जिसमें सिर्फ सिम लगती है, वो फोन भी इंटरनेट से नहीं जुड़ा है, स्मार्टफोन नहीं है, किसी तरह का कोई उसमें मतलब इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। उसमें एक सिस्टम होता था, सिम और फोन। जब आपकी 200 मेमोरी होती थी सिम में और 200 मेमोरी होती थी फोन में, तो जब आपकी सिम मेमोरी फुल हो जाती थी तो फोन आपसे पूछता था कि अब इसे कहां सेट करूं, फोन मेमोरी में, तो आप यस कर देते थे, वो उठ करके वो नंबर अपने आप फोन मेमोरी में चला जाता। ठीक उसी पैटर्न पर ये जो मशीन है, उसी पैटर्न पर काम करती है। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए हर चीज का एक स्पेस होता है, जैसा हमारे कमरे का भी स्पेस है। वोटर लिस्ट में जब मशीन होती है तो उसके जो सिंबल्स होते हैं, उसमें 2000 जगह है वोट डालने की, क्योंकि उस गांव में 1500 वोट है या 1000 वोट है, उसको 2000 कैपेसिटी दे दी गई, सबको दे दी गई। बड़ा थोड़ा गंभीर विषय है, इसलिए हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं। उनको सबको वोटर लिस्ट 2-2 हजार स्पेस दे दिया गया। अब सर्वे हो गया, मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी का पक्का है कि ये दलित बस्ती है, तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी का वोट है, और यहाँ 600 वोट है बीएसपी का। अब बीएसपी के बक्से में क्या किया जाए, निशान में जो क्या किया जाएगा, उसके निशान को 1800 से 2000 में 1800 कुछ भर दिया जाएगा, कुछ टेंच भर दिया जाता है, जो लड़के जानते हैं इंटरनेट में। उस कंप्यूटर में कुछ ऐसा वायरस भर दिया जाएगा कि उसमें सिर्फ 200 स्पेस खाली रहेगा। जैसे ही 200 वोट बसपा को पड़ा, तब तक तो उस मशीन ने लिया, और जैसे ही 201वां वोट पड़ा, कंप्यूटर पहले से मशीन प्रोग्रामिंग है कि वो जंप करके भाजपा के सिंबल को चली जाएगी। वोट पड़ रहा हाथी को, जंप कर रही है भाजपा को। अब इसका प्रूफ क्यों नहीं मिल पाता है? जब आप पीठासीन अधिकारी के पास जाते हैं वोट देने, पीठासीन अधिकारी सभी पार्टी के एजेंटों को बुला करके कहता है, भाई अपना 10-10 वोट आप मार लो। सब लोग अपना 10-10 वोट मारते हैं, रिजल्ट निकलता है तो सबका 10 वोट बराबर निकलता है। भाई 10 वोट तो निकलेगा ना, क्योंकि उसमें तो 200 की कैपेसिटी है ही उसके अंदर। आप 10 का 20 मारोगे फिर भी सही निकलेगा, लेकिन जैसे ही वो 200 से ऊपर वोट जाएगा, वो बसपा को वोट जंप करके भाजपा को जाएगा। ये है वोटर लिस्ट मशीन का, और इस पर कोई दो साइंटिस्टों को जेल में डाला गया हैदराबाद के अंदर इसी बात के लिए। और इतना डरवा दिए, आप ईवीएम को अगर चैलेंज करते हैं तो आपके ऊपर 2 साल की सजा है और जुर्माना है, अगर आप चैलेंज करते हैं और प्रूफ नहीं कर पाए तो अब चैलेंज ही नहीं करने देंगे पहली बात तो कहां ये इनकी सारी बातें। तो देखिए, अमेरिका क्यों बैलेट से वोट कराते हैं? जापान इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मास्टर, वो बैलेट से इलेक्शन कराता है। अच्छा, बूथ कैप्चरिंग मान लीजिए हो गई तो शिकायत करने पर रीपोलिंग हो जाएगी, लेकिन मशीन में अगर जहां मशीन रखी है उसमें कमरे के अंदर, उसमें पहले से ही वोट प्रोग्रामिंग है, उसका क्या करेंगे? उसको किसी को पता ही नहीं चलता है। कोई आदमी आके कोई एजेंट कह दे कि साहब हमारे यहाँ बूथ कैप्चरिंग हुई, तो वहां तो रिपोर्ट कराया जा सकता है ना, लेकिन मशीन का तो पता ही नहीं चलेगा किसी को कि कहां से क्या हो गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रशीदी साहब का और फजील अहमद साहब का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आप लोगों ने देखा कि अभी तक किस तरह से अपने सवालात के उन्होंने जवाब दिए, और आगे भी कोशिश रहेगी कि इसी तरह के अलग अलग लोगों से, और जो लोग पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, अपने एनालिसिस रखते हैं और इन तमाम मौजूदात पे बात कर सकते हैं, फिर से कोशिश करेंगे आपके सामने रूबरू होने के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने मेजबान अली सरदार जाफरी को। आदाब।